Subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल पैलेट्स की। तो ये जो टॉपिक है मैंने कवर किया है अकॉर्डिंग टू द पीसीआई सिलेबस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की। कंप्लीट डिटेल में मैंने इसको कवर किया है, जिसमें मैंने इंक्लूड किया है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ जिलेटिन शेल्स, क्या एक्सीपिएंट्स यूज़ करते हैं, क्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हम यूज़ करते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा डिटेल में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कैप्सूल के बारे में, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है। कैप्सूल होता क्या है, सबसे पहले हमें कुछ उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कैप्सूल क्या है? कैप्सूल एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जिसमें क्या होता है, एक्टिव मेडिकामेंट होते हैं। एक्टिव मेडिकामेंट को हम एपीआई भी बोलते हैं, जो कि होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि वो दवाई होती है, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जिसकी वजह से आपको थेरेपेटिक इफेक्ट शो होता है। फॉर एग्जांपल ये कैप्सूल है, इसके अंदर का ये वाला पार्ट इज़ एपीआई। अब ये क्या होता है, जो कैप्सूल है वो डेराइव होता है लैटिन वर्ड से, जिसको बोलते हैं कैप्सूला, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंटेनर। अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपके ग्रैन्यूल्स या पाउडर की फॉर्म में आपका जो एपीआई है वो प्रेजेंट है। कैप्सूल आपको दो तरीके से मिलते हैं। एक होता है आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, जो कि इस तरीके से दिखता है। एक होता है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल्स होते हैं ये जनरली बनते हैं जब जो कोलेजन होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है। और जो कोलेजन है, सबसे पहले तो कोलेजन हमें कहाँ से मिलता है? कोलेजन मिलता है एनिमल स्किन से, पोर्क स्किन से। तो यहाँ से जब हमें कोलेजन मिलता है, उसका हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर ब्रेकडाउन, तब हमें मिलता है जिलेटिन। अब आजकल जो जिलेटिन हमें कैप्सूल्स मिलते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इस वीडियो में मैंने कवर किया है सिर्फ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप चाहेंगे कि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं, तो उसमें मैं इंक्लूड करूंगी इस पूरा डिटेल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की। पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसमें भी पूरा तरीके से कवर होगा, जिससे कि आपको एग्जाम्स में भी बहुत ही यूज़फुल रहेगी वीडियो। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। हमारी टीम आपके साथ ये पीपीटी शेयर करेगी आपकी ईमेल आईडी पे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, कैप्सूल का कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था नेम, कैप्सूल होता क्या है। आगे अगर हम देखें तो जिलेटिन कैप्सूल्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हार्ड जिलेटिन, एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में, और सॉफ्ट जिलेटिन के लिए अगर आपको चाहिए तो आप उसे कमेंट करें। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेज। अगर आपको जैसे इमेज में दिख रहा है, यहाँ पे 2 पीसेज हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सिर्फ एक ही कैप्सूल है। इसी कैप्सूल के अंदर लिक्विड या कोई भी तरीके का सस्पेंशन या किसी भी तरीके का सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में होता है। जबकि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आपको पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। और उसको जैसे अगर किसी का टेस्ट कड़वा है किसी ग्रैन्यूल कैप्सूल का, तो उसके लिए हम ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल यूज़ करते हैं, ताकि उसका टेस्ट मास्क हो जाए, वो टेस्ट ना लगे, और ये पेशेंट कंप्लाइंस हो जाए। जो भी पेशेंट हो वो उसे ईजिली कंज्यूम कर ले और उसका काम यहाँ पे पूरा हो जाए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइज़ ऑफ कैप्सूल की। जैसे कि आपने अपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के कैप्सूल्स होते हैं। कभी भी आपको जो डॉक्टर कैप्सूल लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, कभी भी एक जैसा साइज़ का नहीं होता। कभी वो इतना बड़ा कैप्सूल होता है, कभी मीडियम साइज़ होता है, या कभी बिल्कुल छोटे कैप्सूल्स होते हैं। ये ऐसा क्यों? क्योंकि कैप्सूल के डिफरेंट साइजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा साइज़ जो होता है, लार्जेस्ट साइज़ होता है नंबर 000, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, और सबसे छोटा साइज़ होता है नंबर 5। यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा मैंने मेंशन किया हुआ है, डिफरेंट साइजेस हैं, और इस साइज़ में कितना वॉल्यूम आ सकता है एमएल में, वो यहाँ पे मेंशन है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन कैप्सूल से रिलेटेड पूछा जाता है। तो जब हम ये पूरा टेबल बनाते हैं तो हमारे ज़्यादा मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हम एक प्रॉपर टेबल जिसमें साइज़ है, कितना वॉल्यूम आ सकता है, और अगर चाहें तो आप साइज़ इन एमएम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड शेप की बात करें कैप्सूल की, तो वो नॉर्मल हमेशा सिमेट्रिकल, जैसे बुलेट शेप कैप्सूल्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी शेप के यूजुअली कैप्सूल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल।
अब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो हार्ड जिलेटिन ऐसे कैप्सूल्स बनाने के लिए हमें चाहिए होता है जिलेटिन। अब जिलेटिन कैसे बनता है? जिलेटिन बनता है कोलेजन के थ्रू। अब कोलेजन कहाँ से मिलता है? कोलेजन हमें मिलता है एनिमल के कनेक्टिव टिश्यू से, बोन से या पोर्क स्किन से। तो जब ये कोलेजन हम कलेक्ट करते हैं, इसका पूरा प्रॉपर हाइड्रोलिसिस कराते हैं पानी के साथ, तो हमें 2 टाइप के जिलेटिन्स मिलते हैं। एक है टाइप ए, एक है टाइप बी। टाइप ए होता है एसिड हाइड्रोलिसिस पोर्क स्किन का, और टाइप बी होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ बोन। अगर एग्जाम में याद रखने के लिए अगर आप इसको कर सकते हैं, टाइप बी से आप याद रखिए, बी स्टैंड्स फॉर बोन, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि टाइप ए एंड टाइप बी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये पॉइंट जो है वो जीपैट अक्रॉस भी पूछा जाता है कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है टाइप ए का वो है pH 9, और जबकि टाइप बी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है नियर pH 4.7। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जीपैट में भी अक्सर पूछा जाता है। बाकी जिलेटिन के अलावा कुछ सर्टिफाइड डाइज हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कलर्ड है जो शेल्स हैं, तो ये कलर हम ऐसे ही कोई भी रैंडम कलर नहीं यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वही कलर्स यूज़ करेंगे जो अप्रूव हैं बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। नेक्स्ट आते हैं ओपेसिफायर्स। ओपेसिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो हमारे कैप्सूल को ओपेक लुक देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कैप्सूल ट्रांसपेरेंट है, ये कैप्सूल ओपेक है। ओपेक मतलब जो आर पार नहीं दिखने देगा, उसके लिए हम एजेंट यूज़ करते हैं ओपेसिफायर टाइटेनियम डाइऑक्साइड। फिर आता है प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स हम यूज़ करते हैं ताकि थोड़ी प्लास्टिसिटी बनी रहे कैप्सूल में, जैसे एग्जाम्पल है सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरीन। कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करने पड़ते हैं हमें कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स के लिए भी, जिससे क्या होता है जो शेल्फ लाइफ है कैप्सूल की वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम डालते हैं प्रोपाइल एंड मिथाइल पैराबिन्स, ये दोनों तरीके के पैराबिन्स हम इसमें ऐड करते हैं। शुगर वाटर है, इसमें 12 to 16% ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या स्टोरेज कंडीशन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप सल्फर डाइऑक्साइड 15% हम डालते हैं ताकि डिकम्पोजिशन ना हो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। क्या होता है कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही कैप्सूल्स ख़राब होने लगते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल शेल। अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले भी हमने पढ़ा कि जिलेटिन कैसे सिलेक्ट करते हैं, जिलेटिन कैसे बनता है, क्या क्या एक्सिपिएंट्स है। अब हम बात करते हैं कि कैप्सूल शेल कैसे बनेगा, तो उसके कुछ 6-7 स्टेप्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला सेगमेंट। तो सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं जो कि है डिपिंग। इसमें क्या होता है, हम एक स्टेनलेस स्टील के पिंस लेते हैं, उसको डिप करते हैं पूरे डिपिंग सोल्यूशन में, जिसमें कैप्स भी हैं कैप्सूल के और बॉडी पार्ट भी है। द डिपिंग सोल्यूशन इज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर, इन्होंने जो टेम्परेचर बोला है वो है 500 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम उसको हीट करते हैं अच्छे से। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, हमने उसे प्रॉपर डिप कर लिया, अब हम उसको स्पिन करवाएंगे। स्पिन कराने से क्या होगा, वो प्रॉपरली जो जिलेटिन होगा वो सारी जो कैप्स एंड बॉडीज है उसमें अच्छी तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उससे क्या होगा, किसी भी तरीके का बीड फॉर्मेशन नहीं आएगा, वो एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जब स्पिनिंग हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, जो जिलेटिन है उसको हम रखते हैं, उसको ड्राई करते हैं ब्लास्ट फ्रीज़र, जैसे कूल फ्रीज़र होता है या एयर ड्रायर होता है, जिससे क्या होता है जो जितना भी पानी या कुछ तरीके का मॉइस्चर रह जाता है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में क्या होता है, एक सीरीज होती है ब्रॉन्ज जॉज स्ट्रिप, जो क्या करती है कैप और बॉडी पोर्शन को क्या करती है, अलग करती है। अब फिर उसके बाद आता है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग में क्या होता है, जो हमारा जो कैप पोर्शन है और जो बॉडी पोर्शन है उसको ट्रिम हो जाएगा, वो जो भी रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसमें बाद में हम इसको ज्वाइन कर देंगे जो हमारी एक स्पेसिफिक लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद जो हमारा फिनिश्ड कैप्सूल होगा वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जाएगा कंटेनर में, और जो कैप्सूल की जो क्वालिटी है उसको चेक किया जाएगा थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में, उसको चेक कर लिया जाएगा। अगर उसके मॉइस्चर कंटेंट का देखना है, सपोज हमें उसका कलर क्वालिटी चेक करनी है, तो ये सारी चीज़ें भी बीच में चेक होती रहेंगी। लास्ट स्टेप आएगा पॉलिशिंग। पॉलिशिंग भी 3 टाइप का है, एक है पैन पॉलिशिंग, क्लोथ डस्टिंग और ब्रशिंग। पैन पॉलिशिंग में क्या होता है कि इक्विपमेंट यूज़ होता है एसिलाकोटा। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं जहाँ पे जैसे सपोज सिप्ला, फाइजर, नोवार्टिस, इन सब में क्या होता है बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं पैन पॉलिशिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैप्सूल बन गया है, अब उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल या कुछ रह गया, तो एकदम क्लियर फिनिशिंग के लिए जब जैसे ही वो कंटेनर में जाए उससे पहले के लिए
उस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। क्लोथ डस्टिंग यूज़ होती है जैसे कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है तो वो यूजुअली इतना अफोर्ड नहीं कर पाती है बड़ी बड़ी मशीन्स, तो उसके लिए क्या होता है कि जो कैप्सूल्स है उसको एक कपड़े पे रख के उसको अच्छे से क्लीन कर लिया जाता है। और तीसरा स्टेप होता है इसमें ब्रशिंग। ब्रशिंग में क्या होता है, एक छोटा सा ही इक्विपमेंट होता है, उसमें ब्रश होता है, वो जैसे जैसे रोटेट करेगा तो जितने भी कैप्सूल होगी उसको वो क्लीन करता जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज की मैं बात कर रही हूँ, यही हमने पूरा प्रोसेस अभी पढ़ा है। तो ये इमेज आप अपने अगर एग्ज़ाम में भी ड्रॉ करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैप्सूल के क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही हेल्प करता है और एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहला स्टेप दिया हुआ है डिपिंग, फिर जैसे ही डिप होंगी पेन्स उसको हम रोटेट करते हैं, दैट स्टेप इज कॉल्ड स्पिनिंग। जैसे ही स्पिन हो गया, पूरा जिलेटिन ओवरऑल स्प्रेड हो गया, उसको हम करेंगे अब ड्राई। ड्राई होगा तो यहाँ पे जितना भी मॉइस्चर या वाटर होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। ड्राई होते ही इसको स्ट्रिप हो जाएगा, जो कैप होगा यहाँ पे अलग हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, और लास्ट में जब दोनों साइज हमें कैप और बॉडी के एक्यूरेट मिल जाएंगे तब हो जाएगा जॉइनिंग। और जब जॉइनिंग हो जाएगा, हमारा कैप्सूल बिल्कुल रेडी होगा, तो लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा पॉलिशिंग। ये पूरा प्रोसेस है कि हम कैसे कैप्सूल शेल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम जिलेटिन कैसे सिलेक्ट करेंगे, 2 टाइप का है। फिर हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमें अब कौन सा कैसे हम प्रोडक्शन करेंगे पूरा कैप्सूल की। जब पूरा प्रोडक्शन हो जाएगा कैप्सूल के, अब हम खाली कैप्सूल तो मार्केट में नहीं बेच सकते, अब हमें उस कैप्सूल में कुछ फिलिंग भी करनी होगी, कुछ पाउडर्स की, कुछ ग्रैन्यूल्स की, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी मेडिकामेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे हम उसी स्टेप को पढ़ेंगे, दैट इज़ फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, कि हम उसको कैसे फिल करते हैं। तो 2-3 तरीके होते हैं, जो कुछ मशीनें होती हैं, कुछ होती हैं हैंड ऑपरेटेड, कुछ होती हैं ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम जो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे वो हैंड ऑपरेटेड की बात करेंगे। कुछ और भी मशीन्स है जैसे पंच मैथड है, मैनुअल फिलिंग है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी कंपनी में आज भी मैनुअल फिलिंग होती है, और जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन होती है। यहाँ पे उसके एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे ओसाका कैप्सूल फिलिंग मशीन है, मैकोफेर कैप्सूल फिलिंग मशीन्स हैं, तो ये बहुत बड़े स्केल पे यूज़ की जाती हैं। अब हम यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं हैंड ऑपरेटेड मैथड की। इसमें क्या होता है, जो एम्प्टी हम क्या करते हैं, खाली कैप्सूल्स लेते हैं, उसको हम लोडिंग ट्रे में डालते हैं, उसके पूरे, और उसका जो लोडिंग ट्रे है उसको पूरा सेट करते हैं। उसके बाद जो उसका हैंडल है उसको हम ऑपरेट करते हैं ताकि वो जो उसका कैप्सूल का जो कैप और बॉडी पोर्शन है वो अलग हो जाए। जब वो अलग हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, पाउडर ट्रे लेते हैं, जो भी पाउडर हमें फिलिंग करनी है या सपोज ग्रैन्यूल फिलिंग करनी है उस पर डालते हैं और एक्यूरेट क्वांटिटी में वो पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद जो एक्सेस पाउडर हमारे पास बचेगा वो कलेक्ट हो जाएगा उस पर, जो हमारी, जैसे आप ये देख सकते हो इस इमेज को आप अगर देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, ये हैंड ऑपरेटेड मशीन ही है। इसके बाद जो हम क्या करते हैं, ये वाला जो हैंडल है ये यूज़ होता है, इसको हम लोअर करते हैं तो क्या होता है, जो पाउडर है वो फिल हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो जो पिन प्लेट होगी वो ऊपर हो जाएगी, और जो रिमेनिंग जो बचा हुआ पाउडर होगा वो बॉडी में चला जाएगा, जो कैप्सूल की बॉडी है। उसके बाद जो पाउडर ट्रे है उसको हम निकाल लेंगे उसकी कंप्लीट फिलिंग के बाद। अब जो हमारे पास कैप है, जो कैप है जिसमें ऊपर जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, इस वाले पोर्शन में कैप रह जाती है, और इस वाले पोर्शन में जो उसकी बॉडी रह जाती है कैप्सूल की। जो कैप है वो यहाँ पे रह जाती है, उसको हम दोबारा से ये जो लिवर है इसके थ्रू हम इसको पुल करेंगे, और वो जो कैप है और यहाँ पे इस वाले सेगमेंट में जो बॉडी है वो दोनों अटैच हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, और इसी तरीके से जो लोडिंग ट्रे है उसको रिमूव कर लेंगे, और जो हमारे पास पूरा फिल्ड कैप्सूल है उसको हम वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है एक हैंड ऑपरेटेड मशीन का, कि हम कैसे एक कैप्सूल के अंदर किसी भी तरीके की फिलिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनिशिंग की। तो फिनिशिंग के लिए मैंने जैसे पहले भी बताया था कि फिनिशिंग करने के लिए क्लोथ डस्टिंग मेथड है, कि हम एक कपड़ा लेंगे, सारे कैप्सूल्स उस पर डालेंगे और उसे अच्छे से रब करके जो फालतू का जैसे आगे का डस्ट होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा, एक्स्ट्रा जिसे बोलते हैं। पॉलिशिंग, पैन पॉलिशिंग कर सकते हैं जिसमें एसएलआ कॉटा मशीन यूज़ करेंगे। ब्रशिंग है, कैप्सूल्स को हम यूज़ करते हैं ब्रशिंग के लिए, वो एक रोटेटिंग मशीन होगी, उसमें ऑलरेडी एक ब्रश अंदर फिट होता है। तो क्या होगा, जैसे आप कैप्सूल डालोगे ना तो ब्रश क्या होगा, वो रोटेट होता जाएगा, रोटेट होता जाएगा, तो जो भी एक्स्ट्रा डस्ट है या कुछ भी है कैप्सूल के ऊपर वो रिमूव हो जाएगा। अब हमने फिनिशिंग की बात कर ली है, अब हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि इसका स्टोरेज, पैकेजिंग और स्टेबिलिटी क्या होती है। तो अगर कैप्सूल की जो हम बात करें पूरे स्टोरेज की, तो उसका EMC रहता है 13 से 16%। EMC इसमें कंटेन होता है, फिनिश्ड कैप्सूल की यहाँ बात हो रही है।
मोर देन 12% MC द कैप्सूल शेल बिकम ब्रिटल। इसका मतलब यही है, अगर 12% से ज़्यादा MC होगा तो उसका जो कैप्सूल शेल है वो ब्रिटल हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। बट अगर 18% से कम भी होगा तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। अगर अब हमें हाई जैसे रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है तो वो हम रखेंगे 40 to 60%, जो कि एक बहुत ही सही होती है रेंज, अगर हमें कोई भी कैप्सूल हैंडल करना हो या उसको स्टोर करना हो प्रॉपरली। लास्ट हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कैप्सूल। देखो, क्वालिटी कंट्रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कैप्सूल का, क्योंकि अगर चाहे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें हम या फिर हम स्मॉल स्केल पे करें, कोई भी कैप्सूल या कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेशेंट्स के लिए डिलीवर होती है, इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी की लाइफ के लिए। तो यहाँ पे कुछ सेगमेंट है, 2 सेगमेंट में हमने डिवाइड किया है, एक होते हैं फिजिकल टेस्ट और एक होते हैं केमिकल टेस्ट। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके नेम मेंशन किए हैं, क्योंकि अगर मैं इनको डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट अगर आप चाहेंगे कि मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँ तो आप उसको कमेंट करें, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो सेपरेट सिर्फ फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट जो है QC के लिए वो उस पर बना सकती हूँ। अब हम यहाँ पे अगर हम फिजिकल टेस्ट की बात करें तो एक होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, कि कितने टाइम में वो कैप्सूल टूट रही है बॉडी में जाके। एक है वेट वेरिएशन टेस्ट, कि अगर हम सपोज 30 कैप्सूल ले लें उसमें से एक का वेट चेक करें, तो इस तरीके से वेट वेरिएशन टेस्ट है। फिर केमिकल टेस्ट में आता है डिसोल्यूशन, एसए, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। एसए से बेसिकली हम प्योरिटी चेक करते हैं कैप्सूल की, कि कितना प्योरिटी है इसमें, जो उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है API उसका। और फिर आता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। क्या होता है, कभी कभी एक बैच बनता है जिसमें 250 mg पैरासीटामोल जानी है, तो हमें ये चेक करना पड़ता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी से, क्या सारी कैप्सूल्स में जो पूरे बैच में है क्या 250 mg ही गया है, किसी में ज़्यादा या किसी में कम तो नहीं है। तो उसी के लिए एक रैंडम टेस्ट होता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट भी है। तो अगर आप चाहते हो इसमें डिटेल वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट में सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल या टैबलेट पे बनाऊँ या किसी और टॉपिक पे जो आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और PPT चाहिए हो तो अपनी email ID ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, मेरी टीम आपको ये PPT शेयर कर देगी। थैंक यू।